गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतोष चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर से पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने 9/11 के अटैक्स और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हमने एंड किया था। तो आज हम लोग, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, द इराक इन्वेजन से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। ऑन 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च्ड इन्वेजन ऑन इराक। तो इराक के ऊपर जो इन्वेजन था, इसका कोड नेम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इनका ऐसा कोड नेम रखा गया था कि इराक को फ्री करने के लिए द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 19 मार्च 2003 में लॉन्च हुआ था। मोर देन 40 अदर कंट्रीज जॉइंड इन दिस यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलेन। तो मतलब उन्होंने एक आर्मी बनाई थी बाय सेवरल कंट्रीज की कोलिशन। तो इसको कहा, इसकी आर्मी का नाम रखा गया था कोलिशन ऑफ विलेन। दिस वॉज यूएस लेड। तो इसका जो लीडर था वो यूएस था। आफ्टर द यूएन रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन, तो यूएन ने, जो अपना यूनाइटेड नेशंस था, इसने अपना मैंडेट देने से इनकार कर दिया था। परमिशन देना या फिर एक जो लेजिटिमेसी देना इस अटैक को, इससे डिनाई कर दिया था। तो द ऑस्टेंसिबल पर्पज ऑफ इन्वेजन वॉज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इन वेपन्स का शॉर्ट फॉर्म हुआ WMD। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज WMD? आप क्या लिखोगे? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो इसका मतलब ऑस्टेंसिबल क्या मतलब, आप कह सकते हो कहने के लिए इस अटैक का पर्पस ये था कि वो इराकी लोगों को WMD बनाने से रोकना चाहते थे। क्या? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट हमारे इराक में से जब उनकी खुदाई हुई या फिर खोजने की कोशिश हुई, वहाँ से WMD की कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले। It is speculated that the invasion was motivated by other objectives। तो मतलब अगर वहाँ से WMD नहीं मिला तो फिर आपको क्या लगेगा कि वहाँ पे अटैक करने के कोई और मोटिव्स थे। तो वही बोला गया कि वहाँ के मोटिव्स अलग जो थे, वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे, सच एज कंट्रोलिंग द इराकी ऑयल फील्ड। इराक भी सेंट्रल एशिया में आता है, तो सेंट्रल एशिया एक ऑयल बेड के ऊपर है, जहाँ से नेचुरल और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उनके ऑयल फील्ड्स के ऊपर कंट्रोल लाने की एक कोशिश हो सकती है। एंड इंस्टॉलिंग अ रेजीम फ्रेंडली टू द यूएस। तो इसके लिए भी एक उन्होंने कोशिश की होगी, जिस कारण उन्होंने वहाँ पे एक अटैक किया था। क्या? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq yet। तो इतने सालों के बाद भी, मतलब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिराना उनके लिए चुटकियों का खेल था। कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उन्होंने सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया था। पर यूएस आज के डेट पे भी इराकी लोगों को ये संभावना नहीं दे पाया कि वो उनके साथ है, और वो उनकी फीलिंग्स को पैसिफाई नहीं कर पाया। इंस्टेड अ फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वॉज इग्नाइटेड इन इराक। तो एक फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी हुई थी यूएस के ऑक्यूपेशन के खिलाफ इराक में। वाइल यूएस हैज़ लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री पर्सनल इन द वॉर। तो मतलब आंकड़ों के हिसाब से अगर जाए तो यूएस ने अपने 3000 मिलिट्री पर्सनल्स को खोया इस वॉर में। इराकी कैजुअलिटीज इससे कहीं ज़्यादा। अगर सिर्फ आप मिलिट्री के मेंबर्स को छोड़ दें तो सिर्फ 50,000 इराकी सिविलियंस मरे हैं इस वॉर में जो यूएस लड़ था। सो इन दिस सिचुएशन करीब 50,000 लोग मरे थे। इट इज़ नाउ वाइडली रिकग्नाइज दैट द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वॉज इन सम क्रूशल रेस्पेक्ट्स बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर। तो आप कह सकते हो जो ये यूएस इन्वेजन हुआ था इराक में, ये कुछ हद तक मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह से यूएस का फेलियर था। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो जिसका नाम यहाँ पे बोला गया है सोल्जर वर्ल्ड मैप। पर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि जब आप देख रहे हो कि यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग हुई थी जिसमें 40 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, तो आप कह सकते हो कि उन सब की स्पॉन्सरशिप और फंडिंग से यूएस सोल्जर्स के कपड़े बने थे। तो मतलब आप इस सोल्जर को देख सकते तो आपको दिखेगा उसके कपड़ों के छोटे छोटे हिस्से कई कजाकिस्तान से आए हैं, कुछ ईरान से आए हैं, कुछ पाकिस्तान से है, कुछ अफ़गानिस्तान से है, या कुछ लिबिया से है। पर एट द एंड ऑफ द डे ये सोल्जर जो है ये है यूएस का, क्योंकि उसके बैग में आप फ्लैग देख सकते हो जो यूएस फ्लैग है। वॉट डज हेजेमनी मीन? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हेजेमनी का असल में मतलब क्या है। तो आपने तो मतलब आपको ये पता ही चल गया होगा एक साल की पढ़ाई करके पॉलिटिकल साइंस की कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पावर। जस्ट एज इंडिविजुअल्स वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर। तो जैसे कि मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पावर का एक
ज़रूरत होता है, उनको पावर अपने पास रखना पसंद है, वैसे ही कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जिनको पावर अपने पास रखना पसंद होता है। हम लोग रोज़ाना ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो मतलब पावरफुल बन रहे हैं या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उन्हें पावर मिले। इन द केस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू, कंट्रीज एंड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, मतलब कंट्रीज और ऐसे ही ग्रुप जैसे नेटो या फिर वॉर्सो पैक्ट, ऐसे ग्रुप्स एंगेज होते और मिलते हैं ताकि वो कॉन्स्टेंटली पावर के तरफ बढ़े, उन्हें पावर मिले, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिले। दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर और द पॉलिटिकल क्लाउड। समटाइम्स ऑल्सो इट कम्स अंडर कल्चरल सुपीरियरिटी। तो मतलब इन पावर के 4 फेस होते हैं। एक फेस होता है मिलिट्री डोमिनेशन, तो मतलब उनके मिलजुलने से एक मिलिट्री डोमिनेशन क्रिएट होता है, या फिर इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होती है वो कंट्रियाँ, या फिर एक पॉलिटिकल क्लाउड क्रिएट होता है और एक कल्चरल सुपीरियरिटी डेवलप होती है। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो एंटाइटल्ड अंडर यूएस थंब। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी कंट्री यूएस के साथ हो या यूएस के अंदर हो, यूएस उस आदमी की उंगली आप देख सकते हो जो थंब के ऊपर, जो मैनिकी जैसा थंब है उसके ऊपर उसके हाथ है, वो कितने छोटे हैं, वही यूएस का असल है। मतलब यूएस असली में आप देखोगे तो थोड़ा छोटा कंट्री है, पर पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करने के लिए उसका वो, जैसे बोलते हैं आयरन फिस्ट वाली लेडी, जैसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी वॉज आयरन लेडी, हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं आयरन मैन, वैसे इसके फिंगर इतना आयरन है, जैसे मतलब बोल सकते हैं इट हैड अ फिंगर ऑफ आयरन, जिससे उसने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया था, पूरे वर्ल्ड को दबा के रखा था। Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary कि हम ये समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग कंट्रीज कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इट वॉज ड्यूरिंग 1945 to 1991, power was divided between two groups of the countries like the US and the Soviet Union. These represented two power camps or the center of powers in the international politics. The collapse of Soviet Union left world with only one single power, the United States of America. Sometimes the international system dominated by a sole superpower or hyperpower, जो यहाँ पे US बन चुका था, is called a unipolar world. This appears to be a misapplication in idea of poles, because physics में poles का कुछ और ही मतलब होता है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट वे में अगर आप अभी के इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाहे, जब हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक सोल सुपर पावर है, तो आप ये कह सकते हो कि अ सेंटर ऑफ पावर विच इज़ ओनली वन, मतलब पूरे दुनिया में अगर सेंटर ऑफ पावर सिर्फ एक रहे तो वो हो जाती है हेजेमनी, जो यूएस निभा रही थी इस टाइम पे। यूएस एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वॉज लिविंग इन हेजेमनी। तो अभी हम लोग यूएस की जो हेजेमनी थी उसके 3 पार्ट्स देखने वाले हैं। तो यूएस हेजेमनी एज अ हार्ड पावर। रूट्स ऑफ वर्ल्ड हेजेमनी लाई इन क्लासिकल ग्रीक। तो क्लासिकल ग्रीक से वर्ल्ड हेजेमनी के हमको अस्तित्व मिलते हैं। द वर्ड implies a leadership or predominance of one state and was originally used to denote the preponderant position of Athens, vice versa the other city states of the ancient Greeks. तो मतलब एंशियंट ग्रीस में आप देखेंगे कि एथेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करता था। एथेंस मतलब एक सिटी थी वहाँ की, तो एक बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करता था, वो भी पूरे तरह से एंशियंट ग्रीस को डोमिनेट करता था। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही हेजेमनी वर्ड का अस्तित्व पहली बार देखा गया था। Thus, the first meaning of hegemony relates to the relations, patterns, and balances of military capabilities between states. It is this notion of hegemony as military preponderance that is especially germane to the current position and role of US in world politics. तो मतलब ये जो पहली मीनिंग हमने देखी, ये ही हेजेमनी का वो मीनिंग है जो हमको रिलेशनशिप विद पैटर्न, मतलब कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप्स, उनके बीच के मिलिट्री कैपेबिलिटी का पैटर्न्स और बैलेंस के बारे में हमको बताता है। तो यही नोशन यूएस का हेजेमनी जो आज के डेट पे वर्ल्ड में है, उसको एथेंस के साथ एकदम क्लोज कांटेक्ट में लाता है। मतलब यही हेजेमनी का जो डेफिनेशन है यूएस के साथ सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। आपको जैसे चैप्टर के फर्स्ट में हम लोग 3 बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, उनमें से एक थी आयशा, जिसने अपना एक लेग लूज़ किया था ड्यू टू अमेरिकन मिसाइल ड्रॉपिंग्स। तो ये एक तरह से हार्ड पावर हेजेमनी के कारण ही हुआ था। सो इट इज़ हार्ड पावर हेजेमनी
दैट हैज़ ब्रोकन आयशाज बॉडी इफ़ नॉट हर स्पिरिट। तो आयशा को तो आज के डेट पे भी डॉक्टर बनना है, तो उसकी स्पिरिट नहीं टूटी है, पर उसकी बॉडी को, उसके पैर को उसकी बॉडी से हार्ड पावर हेजेमनी ने ही लिया है। द बेडरॉक ऑफ कंटेम्प्रेरी यूएस पावर लाइज इन द ओवरवेलमिंग सिक्योरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। तो आप जैसे हमारी धरती को देखोगे, अर्थ को देखोगे, तो हमारे अर्थ का जो सबसे लोअर सेक्शन होगा क्रस्ट में, दैट इज़ द बेड रॉक सेक्शन। वो इतना ज़्यादा हिलता नहीं है, दैट इज स्टिल एकदम सॉलिड। तो वैसे ही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आपको एक बेड रॉक आंसर चाहिए कि यूएस पावर इतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल क्यों है, तो उसका आंसर है उसकी मिलिट्री फील्ड में सुपीरियरिटी, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज़ बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो उनकी जो मिलिट्री की डोमिनेंस है वो आज के डेट पे बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए, द यूएस टुडे हैज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज दैट कैन रीच एट एनी पॉइंट ऑन द प्लैनेट एक्यूरेटली, literally and in real time, thereby crippling the adversaries while its own forces are sheltered in some maximum extent possible from the dangers of war। तो मतलब एक बटन दबाते ही यूएस किसी दूर कोने में हमारे अर्थ के किसी सिटी या फिर कंट्री के साथ युद्ध लड़ सकता है, और उसके खुद के सोल्जर्स यूएस के किसी कोने में छुपे बैठे होंगे इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी दे कुड गेट। तो ये एक तरह से उनके एब्सोल्यूट टर्म्स में उनकी सुपीरियरिटी को डिफाइन करता है। पर इससे भी कहीं ज़्यादा ऑसम बात तब आती है जब हम उनके रिलेटिव टर्म्स में घुसे। बट इवन मोर ऑसम दैन द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटीज ऑफ यूएस इज द फैक्ट दैट नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच देम। तो ये जान के रखना कि दुनिया की कोई भी और पावर यूएस को इक्वल नहीं कर सकती रिलेटिव टर्म्स में, ये ज़्यादा मतलब ऑसम बात है। The US today spends more on its military capabilities than the next 12 powers combined। तो आप अभी अगले पेज में जब हम लोग जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 15 डिफेंस बजट ऑफ 2017 और ये US बिलियन डॉलर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो आप पहले देखिए यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का, उनका बजट 602.8 US बिलियन डॉलर्स है। और आप जब देखो बाकी 15 कंट्रीज, मतलब चाइना से लेके इराक तक, आप सबका मिला के भी अगर बजट देखो तो भी 602.8 बिलियन US डॉलर्स नहीं होता है। तो यहीं पे उनकी टेक्नोलॉजिकल डिफेंस के बीच में जो सिक्योरिटी गैप है वो दिख जाता है। फर्दरमोर अ लार्ज चंक ऑफ द पेंटागॉन्स बजट, पेंटागॉन क्या था, उनका मिलिट्री डिफेंस हेडक्वार्टर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, बजट गोज इन मिलिट्री R&D इन अदर वर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो पेंटागॉन में जो ज़्यादातर बजट का पेशकश होता है वो एक लार्ज चंक जाता है उनके R&D में। R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके फ़ोन से भी आप देखोगे, पहले नॉर्मल कीपैड फ़ोन्स होते थे, अब आप देखते हो टच स्क्रीन फ़ोन हो गए, फिर अभी आप देखते हो फोल्डिंग फ़ोन्स हो गए, कुछ बोल रहे हैं अभी रोलिंग स्क्रीन वाले फ़ोन्स हो गए। ये सब आज के डेट पे R&D के कारण होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही पेंटागन के जो बजट्स आ रहे हैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जिस कारण वहाँ की टेक्नोलॉजिकली वो लोग इतने ज़्यादा साउंड और इतने ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं कि बाकी कंट्रीज से वो टेक्नोलॉजिकली मिलिट्री में कई साल आगे है। Thus the military dominance of the US is not just based on higher military spending। तो सिर्फ यही बात नहीं है कि मतलब वो अपना पैसा ज़्यादा मिलिट्री में डालते हैं जिस कारण उनके डोमिनेंस है एंड ऑल, नहीं, वो पैसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालते हैं जिस कारण उनका टेक्नोलॉजिकली गैप बहुत ऊपर बढ़ जा रहा है। इस कारण वो एक तरह से हमारे पूरे दुनिया से बहुत आगे मिलिट्री के बेसिस पे। अनडाउटेडली US invasion of Iraq revealed several American vulnerabilities. The US has not been able to force the Iraqi people into submitting to the occupation forces of the US-led coalition। तो US ने जो इराक में इन्वेशन किया ये कई सारे अमेरिकन वल्नरेबिलिटीज़ को रिवील करता है, जैसे कि आज तक US के लोग उनको इराकी पीपल को सबमिट नहीं करवा पाए कि आप अभी हमें सबमिट कर दो, नहीं। तो मतलब ये ऐसी बात है, टू फुल्ली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अमेरिकन वीकनेस हमें थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना होगा। तो इम्पेरियल पावर्स होते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री हैव यूज्ड मिलिट्री फोर्सेस टू अकम्प्लिश 4 टास्क। तो ये 4 टास्क क्या होते थे, किसी कंट्री को कॉन्कर करना, उसे डिटर करना, उसके लोगों को पनिश करना और वहाँ पे पुलिस करना।
पुलिस मतलब वहाँ पे पुलिस एस्टैब्लिश नहीं, वहाँ पे पॉलिसीज बनाना। एज इराक इन्वेजन शोज द अमेरिकन कैपेसिटी टू कॉन्कर इज फॉर्मिडेबल। तो उनकी कॉन्कर करने की कैपेसिटी माइंड ब्लोइंग है। यूएस कैपेबिलिटी टू डिटर एंड पनिश इज सेल्फ एविडेंट। तो आपको तो मुझे आइडिया से बोलना नहीं पड़ेगा, उनका डिटर और पनिश करने की कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी है। पर यूएस एक जगह पे पीछे रह जाती है, वो क्या है, पुलिस में। तो उनकी सीरियस वीकनेस इज इन द पॉलिसिंग एंड ऑक्यूपाइड टेरिटरी। हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर। तो अभी हम लोग सेकंड नोशन में पढ़ रहे हैं हेजेमनी के, जो पहले नोशन से कहीं गुना डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे सेकंड स्टोरी, जो हमारे सेकंड बच्चे थे, जो 3 बच्चों में वो सेकंड था, उसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इट इमर्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। द बेसिक आइडिया इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हेजेमॉन or dominant power to support its creation and existence. The hegemon must possess both the ability and desire to establish certain norms for order. तो ये जो हेजेमॉन है, ये आपकी बोल सकते हो जो हेजेमनी को करने वाला, मतलब हमारे वर्ल्ड हेजेमनी में यूएस हेजेमॉन का रोल प्ले करता है। तो उसके पास ऐसे एबिलिटी होनी चाहिए जो दोनों ही डिज़ायर एंड एबिलिटी टू एस्टैब्लिश सर्टन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जो नॉर्म्स चाहिए, उनको सेट करने के लिए जो एक एबिलिटी और डिज़ायर होती है, वो उस हेजेमॉन के अंदर होनी चाहिए, जिस कारण उसका ग्लोबल स्ट्रक्चर सस्टेन करे। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि हेजेमन इसका एडवांटेज ले ले, वरना जो रिलेटिव कंपिटिटर्स होते हैं वो इसका एडवांटेज लेते हैं। क्योंकि ये जो ओपन मार्केट हेजेमॉन क्रिएट करता है, वो ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का फ़ायदा बिना कोई पैसे भरे या मेंटेन करने के लिए, मतलब आपको ये मेंटेन करने के लिए, ओपननेस मेंटेन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या पैसे बिना दिए ही कंपिटिटर्स मजे लेते हैं। हेजेमनी इन दिस सेकंड सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन दी रोल प्लेड बाय यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो अब ये पब्लिक गुड्स क्या होता है, बेसिकली दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन विदाउट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल फॉर समवन एल्स। तो सब समवॉट मतलब आप कह सकते हो कि पब्लिक कमोडिटी से कनेक्टेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल फ्रेश एयर, रोड्स एक्सेट्रा। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स आर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SLOCs। तो इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन के लिए आता है एक मार्क के लिए, तो आप इसको याद कर सकते हो। SLOCs का फुल फॉर्म क्या है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सी रूट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स। Free trade in an open world economy would not be possible without an open SLOCs. तो ये वो नेवल पावर ही है जो हेजेमॉन्स अक्वायर करते हैं, जिस कारण वो पूरे वर्ल्ड में एक ओपननेस क्रिएट कर सके। पहले के टाइम पे जब हम कहते थे ब्रिटिश एम्पायर इज़ द बेस्ट, ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं ढलता, क्योंकि नॉर्थ मतलब वेस्ट पोल से लेके ईस्ट पोल तक हर जगह ब्रिटिश एम्पायर छाई हुई थी, जिस कारण सन जहाँ सबसे पहले उगता है वहाँ पे भी उनका ही राज था, जापान उनके अंडर था, और सन जहाँ सबसे पहले ढलता है वहाँ पे भी उन्हीं का राज था। तो उनके डिक्लाइन के बाद उनका भी नेवल फोर्स सबसे ज़्यादा फेमस है, ब्रिटिश नेवल फोर्स, दैट्स क्वाइट फेमस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो डिक्लाइन हुआ, उनके बाद मल्टी ओशनिक यूएस नेवी, जो मतलब यूएस नेवी बहुत सारे ओशंस में रूल करती थी, प्लेड दिस हेजेमॉन्स रोल। Another very good example of this would be the internet. So we should not forget that the internet is a direct outcome of US military research project that began in 1950. तो उनके मिलिट्री में से कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था जिसका एक डायरेक्ट आउटकम हमारा आज का डेट का इंटरनेट है। Even today, internet relies on a global network of satellites, most of which are owned by the US government. The US shares of वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स एन एनॉर्मस 21%। तो हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस का इकोनॉमिक शेयर एक इनॉर्मस 21% है, जहाँ पे सैकड़ों कंट्रीज है, यूएस वहाँ पे 21% रहता है। तो यूएस ऑल्सो अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 14% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड भी 14% यूएस में होता है। इफ इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ट्रेड डेटा, देयर इज नॉट अ सिंगल सेक्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी in which an American firm does not feature in the top 3 list। मतलब ये हैट्स ऑफ वाली बात है कि भाई यूएस हेजेमॉन ऐसे ही नहीं बना, मोनोपोली भी उसी की है,
और हर जगह पे हर फील्ड में मास्टरी भी उसी के लोगों ने पाई हुई है। It is important to remember that the economic preponderance of US is inseparable from its structural power, which is the power to shape the global economy in a particular way. तो ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर वे में शेप करने की जो ताकत या क्षमता चाहिए, वही ये प्रिपोंडरेंस ऑफ यूएस है। आफ्टर ऑल, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम set up by US after the Second World War still constitutes the basic structure of world economy. तो यूएस ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया था, वो आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करता है। Thus we can regard the World Bank और the IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और the WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आर प्रोडक्ट्स ऑफ द अमेरिकन हेजेमनी। अमेरिकन हेजेमनी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल ये भी होगा, द स्ट्रक्चरल पावर ऑफ यूएस इन द एकेडमिक डिग्री कॉल्ड द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। MBA एक बहुत फेमस नाम है डिग्री का, जो आप सबने सुना होगा। आपके बड़े भैया, दीदी, मॉम, डैड सब ने ये शायद से किया होगा या फिर करना चाहते होंगे। एंड इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आपने MBA कर लिया तो आपको जॉब बहुत ईजीली मिल जाएगी, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो इट्स क्वाइट रिनाउंड एंड फेमस डिग्री। The idea that business is a profession, business एक profession है and depends upon the skills that can be taught in a university is uniquely American। तो मतलब ये business एक profession है और इसके बारे में हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, ये आइडिया ही बहुत हद तक अमेरिकन था। The first business school in the world, the Wharton School at University of Pennsylvania, was established in 1881। पहला MBA कोर्स was initiated around 1900, वो यूएस में ही हुआ था। और यूएस के बाहर पहली बार जो MBA कोर्स हुआ था, दैट वाज फर्स्ट इन 1950। और आज के डेट पे तो ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जहाँ पे MBA कोर्स नहीं होता, और MBA को एक प्रेस्टीजियस एकेडमिक डिग्री मानी नहीं जाती। तो हम यहाँ पे अभी हमने जो मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में बोला था कि हम यहाँ पे जाबू द सेकेंड चाइल्ड को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जाबू के पापा जो कहते थे कि आप MBA कर लो, जिससे आप हमारे बिजनेस को थोड़ा प्रॉफिट की तरफ ले जाओगे और पेंटिंग की हॉबी को गिव अप कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हमने इसको कनेक्ट कर लिया। तो हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। और हम लोग पार्ट 3 में हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम हमारे थर्ड बच्चे आंद्रेई को कनेक्ट करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके दोस्त ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो उनके साथ शेयर भी कीजिए। और आपको जो भी कभी डाउट्स आए या फिर आपको मेरे नोट्स में कोई चेंजेस चाहिए या मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कोई चेंजेस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मेंशन कीजिए। जो कमेंट्स मेरे को अच्छे लगे मैं उनको पर्सनली लाइक और उनको रिप्लाई भी दूंगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।